गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जापान सबक का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं जापान सबक की समरी और उसके नोट्स आपको लिखवाने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया था, जिसमें पूरी जापान सबक की कहानी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसको जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये मेन पॉइंट्स इसके जापान सबक के लिखे हुए हैं, इसको अपनी अपनी कॉपी में ध्यान से नोट करें। फर्स्ट पॉइंट है, इस सबक में मुसन्निफ़ा ने अपने जापान सफ़र का हाल बयान किया है। जब वो जापान गई थी, जापान मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था, जापान एक सफ़रनामा है और कुरैतुल ऐन हैदर इसकी मुसन्निफ़ा हैं। उन्होंने जो है इस सबक को लिखा है, और जब वो जापान गई थी तो उस वहाँ का वाक़या उन्होंने जो है इस सबक के अंदर बयान किया है। और जापान की मुख्तलिफ़ खूबियों को उन्होंने इसमें बताया है कि जापान में कैसा कैसा माहौल होता है, वहाँ की तहज़ीब, वहाँ के कल्चर और वहाँ की रस्मों से हमें वाक़फ़ियत दिलाई है। और वहाँ की चाय की रस्म के बारे में उन्होंने बताया है। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने बताया कि जापानियों के चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं होते हैं, कि जापानी के चेहरे ऐसे होते हैं कि उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। अगर किसी साइकिल वाले की टक्कर किसी ठेले वाले से हो भी गई तो वह आपस में लड़ने की बजाय उतरकर खामोशी से एक दूसरे का अफसोस का इजहार करके अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मतलब जापानियों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। उन्होंने जापान के लोगों की जो है खूबियाँ बताई हैं। इसे पोस्ट करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जापानियों की ईमानदारी का ये आलम है कि वहाँ के घर पतली पतली कागजी लकड़ियों के बने होते हैं। दरवाजे वहाँ बिल्कुल नहीं होते हैं। उन दीवारों को ही इधर उधर खिसका कर जो है घर को बंद कर लिया जाता है। वहाँ ताले और चटकनियों का कोई सवाल नहीं उठता। मतलब लोग घरों में अपने ना ताले लगाते हैं ना चटकनियाँ होती ही नहीं हैं। मकान, जबकि ऐसा नहीं है कि मकान खाली होते हैं, मकान बहुत ही खूबसूरत नफीस चीज़ों से सजे हुए होते हैं कि देख के उन सामान को कि जी लल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ चोरियाँ नहीं होती हैं। ये जापानियों की ईमानदारी का आलम है। इसे पोस्ट करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब उन्होंने जो है वहाँ के रेलवे स्टेशन की तारीफ़ की और रेलवे स्टेशन के बारे में बताया है कि वहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा था। कि वो बताती हैं कि वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और उस रेलवे स्टेशन की दीवारों पर ऑयल पेंट से तस्वीरें बनी हुई थी। मतलब दीवारी तस्वीरें बनी हुई थी स्टेशन के ऊपर, और वहाँ का रेलवे स्टेशन झिलझिल करके चमक रहा था। इतनी ज़्यादा सफाई थी, साफ़ सुथरा था और इतना खूबसूरत था कि झिलझिल करके चमक रहा था। पोस्ट करिए, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेन की सारी कोचें एयर कंडीशन थी और बीच के कॉरिडोर से सारी कोचें आपस में जुड़ी हुई थी। सारी कोचों में कालीन बिछा हुआ था। मतलब वहाँ की जो ट्रेनें हैं वो भी बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 200 मेहमानों को लेकर ट्रेन टोक्यो की तरफ रवाना हुई। कुरैतुल ऐन हैदर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जापान गई थी और उसके बारे में बता रही हैं कि कॉन्फ्रेंस के 200 मेहमानों को लेकर ट्रेन कहाँ, टोक्यो की तरफ रवाना हुई। इस ट्रेन की 4 कोचें मेहमानों के लिए मखसूस थी मतलब मुकर्रर कर दी गई थी, रिज़र्व कर दी गई थी कि ट्रेन की 4 कोचें उन 200 मेहमानों के लिए रिज़र्व थी। ट्रेन के चलने के बाद बाहर का मौसम बड़ा खुशगवार नज़र आ रहा था। क्योंकि बरसात हो रही थी। बरसात होने से वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और जहाँ तक नज़र जाती थी वहीं कारखाने ही कारखाने नज़र आ रहे थे। बच्चे से पोस्ट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कारखानों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। मतलब हद्दे नज़र तक जहाँ भी नज़र जा रही थी कारखाने नज़र आ रहे थे और कारखानों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था। पाइन के जंगल बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। क्योंकि जापान में पाइन के जंगल ज़्यादा हैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे थे। जगह जगह सांची के फाटक खड़े थे, जिनके अंदर बागात भी थे और जापानियों की समाधियाँ भी थीं। कल समझाया था जब एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने बताया था समाधि को शराइन कहा जाता है। तो जिनके अंदर बागात भी थे सांची के फाटक के अंदर और उनकी
जापानियों की शराइन भी थी, मतलब उनकी समाधियाँ या उनकी कब्रें भी बनी हुई थी। जापानी औरतें छतरियाँ लगाकर गुड़ियों की तरह चलती हुई बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। बादल पहाड़ियों से उतर गए थे और झुककर गांव की तरफ बह रहे थे और उनकी ट्रेन के शीशों से टकरा रहे थे। कुरैतुल हैदर की जो ट्रेन टोक्यो की तरफ जा रही थी, उनकी ट्रेन के शीशों से जो है वो बादल टकरा रहे थे। बच्चों पोज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोल तार की सड़कें बल खाती हुई सरसब्ज गांव से गुजर रही थी। मतलब कोल तार की सड़कें, काली काली सड़कें सरसब्ज हरे भरे गांवों के बीच से गुजरती हुई बड़ी खूबसूरत मालूम दे रही थी। नेक्स्ट है, बरसातियों पहने और बूट पहने किसान खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी ट्रेन में से बाहर देखकर बड़ा खूबसूरत लग रहे थे। ब्रिजिस नुमा सफ़ेद पजामा पहने। ब्रिजिस नुमा पजामा मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी समझाया था, चूड़ीदार पजामा होता है जो नीचे से बहुत टाइट होता है और ऊपर से काफ़ी ढीला होता है। ब्रिजिस नुमा सफ़ेद पजामा और सर पे रुमाल बांधे किसान औरतें चलती फिरती नज़र आ रही थी। ये वहाँ की किसान औरतों की ड्रेस है। मुसाफिर बरसातियाँ पहने और छतरियों को हाथ में लिए मगरिबी लिबास पहने ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हुए थे। चारों तरफ पहाड़ों पर पाइन के दरख्त नज़र आ रहे थे। वहाँ पे अभी भी मैंने बताया कि पाइन के जंगल ज़्यादा हैं, वहाँ पाइन के पेड़ बहुत ज़्यादा उगते हैं, तो वहाँ पहाड़ों पर पाइन के पेड़ दरख्त नज़र आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाइन का जो दरख्त होता है शफ़ाफ हवा में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पोज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर कुरैतुल हैदर गई थी वो टोक्यो के कदीम एरिस्टोक्रेटक मतलब अमीरों और रईसों का ख़ानदान। मैंने कल भी समझाया था, इसका मीनिंग क्या होता है, अमीरों और रईसों के ख़ानदान का मकान था। जापानियों के मकानों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि मकानों में फ़र्नीचर बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे चटाइयाँ नीचे फर्श पर बिछी होती हैं और जगह जगह गुलदान रखे होते हैं। गुलदान किसे कहते हैं? फ्लावर पॉट को। कि जगह जगह फ्लावर पॉट रखे होते हैं। दीवारों पर तस्वीरें टंगी होती हैं, मतलब अपने मकान को इस तरह सजाते हैं वो कि जगह जगह फूलदान गुलदान रख देते हैं और दीवारों पे तरह तरह की तस्वीरें टांग देते हैं। मेहमानों के आने पर अलमारियों से कुशन निकालकर फर्श पर रख दिए जाते हैं। अगर उनके घर में कोई मेहमान आता है तो वही उन्हीं चटाइयों के ऊपर कुशन निकाल कर रख दिए जाते हैं। चौकी के चारों तरफ बैठकर फर्श पर ही खाना खाया जाता है। एक लकड़ी की चौकी बनी होती है, उसके चारों तरफ बैठकर फर्श पर ही खाना खाया जाता है। बच्चों से पोज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। इतने अमीर और रईस ख़ानदान का मकान होने के बावजूद भी वहाँ की सादगी का भी यही आलम था। मतलब इतना बड़ा मकान, इतने रईस आदमी का मकान होने के बाद भी वहाँ भी मकान ऐसे ही बना हुआ था, इतना ही सादगी के साथ सजा हुआ था। जापान में चाय की रस्म की बड़ी अहमियत है। कुरैतुल हैदर कहती हैं कि ट्रेन में ही हमें इस रस्म के मुतालिक एक किताबचा पढ़वा दिया गया था। किताबचा कहते हैं छोटी किताब को, कि ट्रेन में ही जो है इस चाय की रस्म के मुतालिक एक किताबचा पढ़वा दिया गया था। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसकी रूमानी, तहजीबी और मजहबी अहमियत है। रिचुअल कहते हैं रस्म को कि एक ऐसी रस्म है जिसकी रूमानी, तहजीबी और मजहबी अहमियत है। और ये जापानी आदाब महफ़िल का निचोड़ भी है। मतलब वहाँ की महफ़िल का, आदाब महफ़िल का निचोड़ भी है। यहाँ पर चाय बनाने और पेश करने के फ़न के भी स्कूल बने हुए हैं, जहाँ पर जाए बग़ैर आला ख़ानदान की लड़कियों की तालीम पूरी नहीं मानी जाती। मतलब आला ख़ानदान की लड़कियाँ यहाँ जाकर चाय बनाना और चाय को पेश करने के तरीके सीखती हैं, तभी उनकी तालीम पूरी होती है। पोज करके नोट कर लीजिए। कुरैतुल हैदर बताती हैं कि टोक्यो में जिनके घर वो गई थी वो इस मुल्क के ग्रैंड मास्टर थे। जब वो घर पहुँचे तो उनकी बीवी, उनके बेटे और उनकी बेहद खूबसूरत बहू ने उनका स्वागत किया। हम सब लोगों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया। जब वो लोग घर पहुँचे तो सभी मेहमानों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया। कुरैतुल हैदर कहती हैं कि एक कमरे में वो और उनकी जापानी फ्रेंड डोंगर केरी वादिया भी आराम से आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गए। फिर कमरे के सिरे पर एक ख़ास तरह की केतली में
चाय बनाई गई। वहाँ पे कमरे के सिरे पर ही जो है ख़ास किस्म की केतली में चाय तैयार की गई, जिसका चूल्हा फर्श के अंदर एक छोटे से तहखाने में बना था। मतलब उस कमरे के नीचे कोई तहखाना था और वहीं पर से वो चूल्हा ऊपर की तरफ आ रहा था। पोज करके नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी देर बाद रंग बिरंगे केमनों में खूबसूरत जापानी लड़कियां उनके सामने आईं, फिर झुकी और सब के सामने एक प्लेट रखी जिसमें बांस के पत्तों में लड्डू लिपटा हुआ रखा था। मतलब उन सभी मेहमानों के सामने जापानी लड़कियां, जो वहाँ की जापानी ड्रेस होती केमोनो सबने पहन रखा था और वो लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो सभी के सामने उन्होंने एक एक प्लेट रखी जिसमें एक एक लड्डू बांस के पत्तों में लिपटा हुआ रखा था। फिर झुकी और वापस चली गई। कुरैतुल ऐन हैदर कहती हैं कि लड्डू बेहद बद जायका था। मतलब लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं था, लेकिन वो खामोश रहीं क्योंकि मामला रूहानियत का था। वो इसलिए खामोश रहीं कि वो कह नहीं सकती थी, क्योंकि किसी ने मोहब्बत से, जब वो मेहमान नवाजी कर रहे थे और इतनी मोहब्बत से वो लड्डू खिला रहे थे, तो उस लड्डू के बद जायके लड्डू को भी उन्होंने आराम से खा लिया। वही लड़कियां दोबारा आईं और एक चीनी के प्याले में एक हरे रंग का गाढ़ा सा जोशांदा सामने रख कर चली गईं। मतलब वही लड़कियां दोबारा आईं जो लड्डू रख के गई थी और फिर वो एक चीनी के प्याले में एक हरे रंग का गाढ़ा सा जोशांदा लाई और सबके सामने रख कर चली गई। मेरी सहेली ने कहा, इसे पी लो, मुँह हरगिज़ मत बनाना। कुरैतुल ऐन हैदर की सहेली जो बादाम वादिया उनके साथ थी, उन्होंने कहा कि इस गाढ़े रंग के जोशांदे को पी लो और मुँह हरगिज़ नहीं बनाना। इसे पोज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने सोचा खैर अभी चाय आती होगी, इससे हलक साफ़ हो जाएगा, इस हरे रंग के जोशांदे को पी लेती हूँ। क्योंकि जब वो हरे रंग का जोशांदा आया तो उन्होंने सोचा कोई ये काढ़ा है, इसको मैं पी लेती हूँ, उसके बाद चाय आएगी तो हलक साफ़ हो जाएगा। उनकी दूसरी सहेली कमला ने कहा, यही तो चाय है। जब उन्हें ये पता चला, उनकी सहेली ने कहा कि ये चाय ऐसी है, मतलब यही चाय है, इसे पूरी पीनी पड़ेगी, अगर एक बूंद भी छोड़ी तो बदअखलाकी समझी जाएगी। अब जब उनको ये पता चला कि चाय यही है और इसे पीनी भी पूरी ही पड़ेगी, लिहाजा उन्होंने आंखें बंद की, प्याला हाथ में लिया, होवा शाफ़ी कहकर चाय को पी लिया। मतलब जब उन्हें लगा कि अब ये पीना ही पड़ेगी और एक बूंद भी प्याले में नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने आंखें बंद की, प्याला हाथ में लिया, होवा शाफ़ी कहकर पूरी चाय को पी लिया। वो कहने लगी कि इस जोशांदे के लिए इस कदर धूमधाम थी कि जब से हम इस मुल्क में आए थे तब से इन जापानियों ने नाक में दम कर रखा था कि चाय की रस्म ऐसी और चाय की रस्म ऐसी। बच्चों ये इसको पोज करिए और नोट कर लीजिए। ये आपकी समरी यहीं कंप्लीट होती है। इस सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सबक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम इस सबक के सवाल जवाब सॉल्व करते हैं। इसका पहला सवाल है, मुसन्निफ़ ने जापानियों के मिजाज की क्या ख़ास बात बयान की है। ये मैंने अभी आपको नोट्स लिखा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जापानियों का मिजाज कैसा होता है, जो उनके मिजाज में गुस्सा बिल्कुल नहीं होता है। आपस में सड़क पे अगर एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं तो कोई गाली गलौच या कोई मारपीट नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे को बड़ी संजीदगी के साथ जो है माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ ने जापानियों की ईमानदारी का क्या जिक्र किया है। ये भी मैंने आपको अभी सेकंड पॉइंट में लिखवाया था कि वो जापानियों की ईमानदारी का ये आलम है कि मकान पतली पतली कागजी लकड़ियों के बने होते हैं, ताले और चटकनियाँ उनमें नहीं लगी होती हैं। मकान नफीस और ख़ूबसूरत चीज़ों से सजे होने के बावजूद जो है वहाँ पे जो है चोरियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ताले या कोई चटकनियाँ दरवाज़ों में नहीं होती हैं। पतली लकड़ी के मकान होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ चोरियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ ने जापान का क्या मंज़र पेश किया है। ये सारा मंज़र मैंने आपको बताया है कि वो जैसे ट्रेन उनकी टोक्यो की तरफ रवाना हुई, बादल घिरे हुए थे, पाइन के जंगल के ऊपर बादल छा गए थे और जो है बहते हुए गांव की तरफ आ गए थे। सब्ज़े पर बरसात हो रही थी, हद्दे नज़र तक कारखाने नज़र आ रहे थे, कारखानों से धुआं निकल रहा था
कोलतार की सड़कें हरे सरसब्ज गांवों में बल खाती हुई नज़र आ रही थी और किसान खेतों में काम कर रहे थे, बूट और बरसातियाँ पहने और ब्रिजिस नुमा पजामे और रुमाल बांधे जापानी औरतें खेतों में काम करती हुई नज़र आ रही थी। इसके अलावा जो है छतरियाँ पहने और अच्छे मगरिबी लिबास पहने, छतरियाँ हाथ में लिए जो है मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में खड़े थे। ये खूबसूरत मंजर जो है इसमें जापान का पेश किया है। पाइन के जंगल चारों तरफ पहाड़ों पर नज़र आ रहे थे, पाइन के पेड़। नेक्स्ट है जापानियों के घर कैसे होते हैं। जापानियों के घर, ये भी मैंने आपको लिखा है कि जापानियों के घर कैसे होते हैं। उनके घर जो है लकड़ी के बने होते हैं। घर बिल्कुल सादगी से सजे होते हैं। घरों में फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। घरों में चटाइयाँ बिछी हुई होती हैं। मेहमानों के आने पर जो घर की बीवी होती हैं कुशन चटाइयों पर लगा देती हैं और उसके बाद जो है चौकी के चारों तरफ बैठकर खाना खाया जाता है। और जगह जगह मकानों में गुलदानों से सजे होते हैं। दीवारों पे तस्वीरें टंगी होती हैं। नेक्स्ट है जापानी चाय को अहमियत क्यों देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जापान में चाय की एक बहुत बड़ी अहमियत है। एक ऐसी रिचुअल है जिसकी तहज़ीबी, मज़हबी और रूमानी अहमियत है और ये उनके आदाब महफिल का निचोड़ भी है। इसलिए जापानी चाय को अहमियत देते हैं। वहाँ चाय के स्कूल बनाए गए हैं जिसमें चाय बनाना और उनको पेश करना सिखाया जाता है और आला ख़ानदान की लड़कियों की तालीम जब तक पूरी नहीं होती जब तक वो इन स्कूल में जाके अपनी चाय बनाना और पेश करना नहीं सीख लेती। नेक्स्ट है चाय से कुरतुल हैदर की ज़ियाफ़त किस तरह की गई। जब चाय से लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है कि जब चाय आई, एक हरे रंग का जोशांदा एक चीनी के प्याले के अंदर आया तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक जोशांदा है और जो है इसको मैं पी लेती हूँ और खैर इसके बाद जब चाय आएगी तो हलक साफ़ हो जाएगा। लेकिन उनकी सहेली ने कहा कि यही चाय है और इसको पूरी पीना पड़ेगी। एक बूंद भी प्याले में अगर छोड़ा तो बद अखलाकी समझी जाएगी। तो इस तरह उनकी जो है चाय से ज़ियाफ़त हुई कि उन्हें जो है वो चाय पीनी पड़ी और उन्होंने आंखें बंद करी, होवत शाफ़ी कहा और उस चाय को जो है पी लिया। ये आपका सबक नहीं ख़त्म होता है। मैंने सारे सवाल जवाब आपके सॉल्व करवा दिए हैं। आप इसके सारे पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपको जवाब देना आसान रहेगा। वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और इसको बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।